नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद। मैं यूट्यूब चैनल वेलकम टू मैथ में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, ये 8th क्लास का मैथमेटिक्स NCERT सरकारी बुक है। इस सेकेंड लेसन नेम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी इस पार्ट का नाम है एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज एक्सरसाइज 2.2 को आज बनाएंगे। देखिए, एक्सरसाइज 2.2 में टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से मैं 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ। बाकी के शेष 4 क्वेश्चन को मैं आज सॉल्व करूँगा। तो चलिए बनाते हैं। लेकिन बनाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि मैं तो वीडियो बनाऊंगा और बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। फ़र्ज़ ये बनता है कि अगर मेरी इस वीडियो में आप लोगों को थोड़ा सा भी कुछ समझ में आए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टैप कीजिए, बाकी मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई कमी महसूस हो रहा है इस वीडियो में, अगर कोई दिक्कत लग रहा है तो क्या कीजिए कि उस कमी को दिखाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए लेट ना करते हुए इस सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, 6 नंबर तक तो मैंने बना दिया था, बाकी 7 से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1,00,000 रुपये रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। हम आप लोगों को बोले हैं ना कि जो क्वेश्चन में प्रश्न में जो क्वेश्चन करेगा आप लोगों को, यहाँ पूछ रहा है कि प्रत्येक यानी 3 संतान है ना, पिता के 3 संतान है तो प्रत्येक यानी 3 संतान है तो तीनों संतानों को कितना कितना हिस्सा मिला, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का यहाँ पे 1 2 3 दिया है ना, तो तीनों को हम मानेंगे, ठीक है ना। एक्स करके मानेंगे। हम उसको मानते हम इसलिए हैं ताकि यहाँ पे लिखेंगे कि पहला मतलब इस तरह करके ज़्यादा लंबा वर्ड करके लिखेंगे तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लंबा एथी हो जाएगा, ज़्यादा पन्ना ज्ञान होगा, ठीक है ना। इसलिए हम मानते हैं कि छोटा सा मतलब उसको करके XYZ करके उसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। चलिए बनाते हैं, ठीक है। देखिए, 7 नंबर ये क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि पिता का कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया है, तो मैंने तो सेम का सेम लिख दिया हूँ। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू हुआ है। यहाँ पे हम माने हैं, देखिए मतलब जितना 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन को कम समय में वीडियो बन जाए, इसलिए मैं ऑलरेडी इसको क्वेश्चन को बना रखा हूँ। तो देखिएगा यहाँ पे, माना पिता के पहले संतान को बंटवारा में से मिला कुल संपत्ति, यानी उसको हम एक्स मान लिए, ठीक है। 1 तो दिया था 1:2:3 दिया था, तो उसी को क्या कहें, 1 को हम एक्स करके गुना करके मल्टीप्लिकेशन करके एक्स लिख दिया हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हूँ कि दूसरे संतान को मिला कुल संपत्ति 2x, ठीक है। इसको माना गया, यानी माना हूँ मैं। फिर तीसरे में यहाँ पे लिखा कि तीसरे संतान को मिला कुल संपत्ति 3x, ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे मैं माना हूँ और बनाया, यहाँ पे लिखा हूँ कि इसलिए अब प्रश्नानुसार, ठीक है। तो यहाँ पे अब कुल बंटवारा एवं कुल संपत्ति में तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने का मतलब ये होता है कि जो टोटल संपत्ति था, ठीक है, और इस टोटल संपत्ति में जितने लोगों को बांटा गया है वो टोटल लोगों को यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो वह यही इक्वल करना ही तुलना कहलाता है, ठीक है। तुलना करने पर यानी यही तुलना कहलाता है। तो देखिए, हम इस टोटल संपत्ति में इतना लोगों को बांटा गया है तो यहाँ पे जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे हम जोड़ दिए, तो जोड़ करके यहाँ पे इक्वल कर दिए, ठीक है। अब इसी से हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। यहाँ पे देखिएगा, एक्स यहाँ पे 1 ठो है, यहाँ पे 2 ठो एक्स है, यहाँ पे 3 ठो एक्स है। तीनों एक्स वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। बाकी यहाँ को कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड हम लेकर चले जाएंगे इसको। तो यहाँ पे तो हम आपको बताए थे ना, इक्वेशन बनाने के जो सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें 2.1 में बताए थे आपको, एक्सरसाइज 2.1 में, कि अगर कोई कांस्टेंट प्लस में हो तो उसको इक्वल टू के बाद लेकर जाते हैं तो क्या होता है, उस चिन्ह साइन चेंज हो जाता है, यानी प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो
तो यहाँ पे देखिए 3x 2x और x को जोड़िएगा तो 6x हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे ये 1 लाख है तो 1 लाख को प्लस में है ना, तो प्लस इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस करेगा। तो यहाँ पे 6x इक्वल टू 2.5 लाख माइनस 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसके बाद यहाँ 6x इक्वल टू यहाँ पे यानी 1.5 लाख हो गया यहाँ पे। या फिर क्या करेंगे कि 6 और x में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यानी x वेरिएबल है और 6 क्या है, 6 आपका कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या करेगा, कांस्टेंट के तरफ जाएगा। तो यहाँ पे x को ज्यों करते हुए रख लेंगे और 6 को मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू के बाद डिवाइड करते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम। तो 1.5 लाख में 6 का डिवाइड करेंगे ना, तो आपका आएगा यहाँ पे 25,000 रुपया आएगा x का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम, x का वैल्यू जो हम यहाँ पे माने थे ना ऊपर में, उसी के सामने हम रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम रखे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रकार पहली संतान का कुल संपत्ति 1 से इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25,000 रुपया हो जाएगा। दूसरा जो संतान है, दूसरा संतान का कुल संपत्ति कितना हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू आपका यानी क्या हो जाएगा 2 में x का वैल्यू आपका कितना 25,000 है ना, तो x की जगह पर हम 25,000 रख करके और 2 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 50,000 हो जाएगा। और फिर इसके बाद तीसरे संतान का कुल संपत्ति कितना, तो तीसरे संतान का हम क्या माने थे 3x माने थे। तो 3x में क्या करेंगे हम x का वैल्यू रख देंगे 25,000 रुपया। तो यहाँ पे 25,000 रुपया रखेंगे, 25,000 में 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा आपका 75,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है यानी बोल रहा है कि 11 के लगातार 3 गुणनजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है ना। यहाँ पे जिस तरह इसमें हम काम किए तो वही इसमें काम करेंगे। यहाँ पे बोला है कि 11 का टोटल 3 गुणनजों का योग, यानी योग जो दे रहा है टोटल को हम क्या करेंगे इक्वल के बाद रख देंगे उसको, और यहाँ पे 3 गुणज जो होगा उसको हम इक्वल के पहले रख देंगे और जोड़ देंगे, और जोड़ करके जो आपका वैल्यू निकलेगा निकाल देंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ईजी है, ईजी तो सारा क्वेश्चन ईजी है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को मैंने मान लिया है, माना 11 का पहला गुणज x मान लिया, ठीक है। कोई भी कुछ भी अगर मानना हो तो आप कुछ भी मान सकते हैं, x y z a b c d कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चन में x ही मानता हूँ। तो यहाँ पे देखिए माना 11 का पहला गुणज इक्वल टू x मान लिया, तथा 11 का दूसरा गुणज इक्वल टू x प्लस 11 मान लिया हूँ, तथा 11 का तीसरा गुणज x प्लस 22 मान लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद अब क्या कहूँ, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे लिखा हूँ कि इसलिए अब प्रश्नानुसार, मैंने उस क्वेश्चन में क्या किया था कि तुलना करने पाए, ऐसा लिखा था ना, तो वही काम यहाँ पे हम करेंगे। टोटल गुणज का योग कितना है यानी 231 है, ठीक है। तो इसका हम तुलना करेंगे यानी इक्वल टू देंगे, इक्वल टू क्या करेंगे इतना में है, ये तीनों गुणज है, तो तीनों गुणज को क्या करेंगे हम एडिशन करेंगे, जोड़ेंगे हम। तो यहाँ पे हम जोड़े हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद यहाँ पे जो भी हम ऐसे इंटू करके दिए हैं कोष्ट घेरे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम जो कहते हैं इसको नीचे में यहाँ पे सेकंड स्टेप में उतार दिया हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जितना भी यहाँ पे आपका वेरिएबल है 1 2 3 वेरिएबल है, और इसके बाद 1 2 यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे कांस्टेंट को जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे वेरिएबल को जोड़ देंगे। तो वही काम किए हैं तीसरे स्टेप में, यानी 1 2 3, तो यहाँ पे 3x यानी वेरिएबल को लिख दिए हैं, प्लस में यहाँ पे 11 और 22 को एडिशन करके यहाँ पे 33 लिख दिया हूँ, इक्वल टू के बाद जो कहते हैं लिख दिया हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे कांस्टेंट को क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या किए कि राइट हैंड साइड लेकर चले जाएंगे यहाँ पे। तो वही काम किए, इसको हम यहाँ पे इसके आगे प्लस है तो इक्वल टू के बाद माइनस होता है, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। एंड 231 में से आपको माइनस कर देंगे 33, ठीक है। तो 33 माइनस हो जाएगा, तो उसके बाद 3x इक्वल टू 198 हो जाएगा आपका। फिर 3x में मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह है, तो 3 कॉन्स्टेंट है, तो 3 कॉन्स्टेंट की तरफ जाएगा, तो क्या करेगा आपका मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू के बाद डिवाइड करता है, तो डिवाइड करेंगे हम। यहाँ पे x को जो कहते हैं रख देंगे, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 198 अपॉन यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड कीजिएगा ना, भाग दीजिएगा, तो आपका x का वैल्यू 66 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका x का वैल्यू हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आंसर पे हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आंसर
इसलिए 11 का पहला गुणज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू कितना है 66 है, इसलिए आपका पहला गुणज क्या हो जाएगा 66, यही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा 11 का दूसरा सेकंड गुणज आपका इक्वल टू हो जाएगा, क्या हम माने थे ना यहाँ पे क्या माने थे हम, यहाँ पे माने थे हम कि x + 11 माने थे ना दूसरा, तो सेकंड में हम वही लिखेंगे कि 11 का दूसरा गुणज इक्वल टू x + 11, यानी x का वैल्यू 66 रख देंगे, 11 जोड़ देंगे, आपका आंसर क्या आएगा 77 आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसी तरह आप जो हम माने थे वहाँ पे माने थे कि तथा 11 का तीसरा गुणज थर्ड गुणज आपका इक्वल टू x + 22 हो जाएगा। अभी x का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, आपका 88 आ जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता छात्र को शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों, टोटल छात्र कितना है 100 छात्र, 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए विजेताओं की संख्या हमको ज्ञात करना है, तो जिसकी संख्या हमको ज्ञात करना होता है उसी को हम XYZ कुछ भी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मानेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, ये 9 नंबर क्वेश्चन को मैंने माना है, यहाँ पे माना कुल विजेता छात्र की संख्या यहाँ पे हम 1 मान लिए, ठीक है। अब 1 मान लिए तो टोटल छात्र कितना था 100 थे, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि यहाँ 100 छात्र थे, तो तथा शेष छात्रों की संख्या इक्वल टू क्या करेंगे हम, अब विजेता छात्र x हैं तो टोटल छात्रों में से 100 में से अगर x को घटा देंगे तो शेष छात्र नहीं निकल जाएगा आपका, तो वही काम हम यहाँ पे किए हैं, यानी 100 में से -x को घटाए हैं तो शेष छात्रों की संख्या निकल गया। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि विजेता छात्रों की कलम 2 दिया गया था, ठीक है। तो क्या किया हम कि विजेता छात्रों को x माने हैं, तो x में 2 से गुना कर दिए तो 2x हो गया है। और फिर यहाँ पे क्या दिया गया था कि शेष छात्रों की संख्या 100 - x, यानी माने थे, ठीक है। तो माने थे तो वहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया था, प्रश्न में दिया गया था कि शेष छात्रों को 1-1 कलम दिया गया था, शेष छात्रों को 1-1 कलम दिया गया था। तो यहाँ पे वही काम करेंगे कि शेष छात्रों को हम यहाँ पे माने हैं, तो इतना में 1-1 कलम दिया गया था ना, तो 1 से गुना कर देंगे, तो 1 से किसी वेरिएबल में गुना किया जाता है तो सेम का सेम वेरिएबल रह जाता है, ठीक है। वही काम यहाँ पे हुआ है, 1 से गुना कर दिए 100 - x में, तो सेम का सेम 100 - x रह गया। अब देखिए यहाँ आगे क्या किए हैं हम, तो आगे हम ये किए हैं कि इसलिए अब प्रश्नानुसार क्या किए हैं कि टोटल जो कलम था, पेन था, वो कितना था 120 था, तो वही हम इसको तुलना कर दिए, यानी इक्वल टू कर दिए, इक्वल टू में इसको रख दिए और इसको टोटल को बांटा गया है, तो कितने में, एक विजेता छात्र को बांटा गया, बाकी शेष छात्रों को बांटा गया, तो इस दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके इस टोटल को पेन से हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, तो यही तुलना हम किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि 2x का 2x रख दिए, बाकी कोई सेम का सेम उतार दिए, सेम का सेम, इसको यहाँ पे इंटू ऐसे घेरे हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, सेम का सेम उतर जाएगा, प्लस का सेम उतर जाएगा आपका। यहाँ पे क्या किए हैं कि देखिए 2x को एक जगह कर लिए हैं और यहाँ कांस्टेंट है प्लस में, तो प्लस उधर जाकर माइनस करेगा ना, तो यहाँ पे इक्वल टू के बाद यहाँ पे तो पहले से था तो पहले से उतार दें इसको, ये प्लस में था तो इधर आकर माइनस करेगा, तो यहाँ पे माइनस हो गया है, -100। अब देखिए 2x में से 2 को x में से अगर 1x अगर चला जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो एक ही ना x बचेगा, इसलिए एक तो x रख दिए यहाँ पे, इक्वल टू के बाद यहाँ पे 120 में से माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए 100 को, तो यहाँ पे 20 बचेगा, आपका x का वैल्यू निकल गया। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे आंसर में क्या लिखिएगा, आंसर में x का वैल्यू तो 20 आ गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि हाँ कुल विजेताओं की छात्र की संख्या x में का वैल्यू 20 आया था ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वल टू लिख दीजिएगा, आपका 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तथा शेष छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 100 में से 20 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, 100 में से 20 को घटाइएगा तो माइनस का कितना बचेगा, आपका 80 बचेगा, यानी 80 बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिएगा दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है ना कि रवि के पिता के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए कह क्या रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हम समझेंगे उसके बाद बनेंगे। रवि के पिता की उम्र, रवि के यानी यहाँ पे बोल रहा है रवि के पिता का जो उम्र है वह
रबी के वर्तमान उम्र से मतलब 3 गुना से 5 वर्ष अधिक है। तो सबसे पहले हम किसको मानेंगे? रबी को मानेंगे, तब तो हम गुना करेंगे ना 3 से, तब पिता का हो जाएगा। तो चलिए मानते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को हम। देखिए दोस्तों, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है। ये 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था कि दोनों की वर्तमान उम्र की याद करने के लिए तो हम सबसे पहले किसको मानेंगे? रबी को मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही काम किए हैं, माना रबी का वर्तमान उम्र इक्वल टू x वर्ष मान लें, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे लिखे, ठीक है। रबी का पिता का वर्तमान उम्र, वहाँ पे तो बोला था ना कि रबी से 3 वर्ष गुना प्लस में 5 वर्ष था। तो यहाँ पे वही काम किए हैं, 3 में x से गुना करके प्लस में 5 कर दिए हैं। ये आपका रबी के पिता का वर्तमान उम्र हो गया, ठीक है। फिर बाद में उसी क्वेश्चन में बोला था कि फिर 5 वर्ष बाद रबी का उम्र, तो 5 वर्ष बाद रबी का उम्र क्या हो जाएगा आपका? पहला x था, तो 5 वर्ष बाद के मतलब क्या होता है? प्लस होता है, एडिशन होता है। तो यहाँ पे x प्लस 5 वर्ष कर देंगे, ठीक है, वर्ष कर देंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे लिखेंगे तथा 5 वर्ष बाद रबी के पिता का उम्र कितना हो जाएगा? तो पहले तो यहाँ पे हम क्या लिखें? 3x प्लस 5, तो 3x प्लस 5 लिख देंगे, प्लस में हम 5 कर देंगे। तो इसको 5 कांस्टेंट को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना। तो इसी को हम 3x प्लस 10 वर्ष लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखे हम, इसलिए अब प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा आपका कि टोटल ईयर्स था किसका? टोटल जो ईयर्स था वो 47 था। तो 47 का हम तुलना करेंगे ना, किस में तुलना करेंगे हम? तो इसमें मतलब एक रबी में और रबी के पिता में हम क्या करेंगे? इसको दोनों को ऐड करके और इसमें तुलना करेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये रबी का उम्र हो गया और ये रबी के पिता का उम्र हो गया, दोनों को हम एडिशन करके और इसमें तुलना कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस पोस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सब प्लस है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसको ज्यों कहते हैं उतार दिए यहाँ पे सेकंड में। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 3 को x है, यानी 3x है, यहाँ पे 1x है। तो 3x और एक ठो x है, तो दोनों को जोड़िएगा तो 4x हो जाएगा। और 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, इक्वल टू 47 हो जाएगा। अब देखिए वेरिएबल को अपने लेफ्ट हैंड साइड रखिएगा, कॉन्स्टेंट को उधर लीजिएगा राइट हैंड साइड। तो ये प्लस में तो उधर माइनस करेगा ना, तो 47 में से माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 15 को, तो कितना हो जाएगा आपका? 4x इक्वल टू आपका 32 हो जाएगा। और देखिए 4x में मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 4 जो कांस्टेंट उधर जाकर क्या करेगा आपका? डिवाइड करेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 32 अपन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको जब कैंसिल कीजिएगा ना, 4 का जो टेबल पढ़िएगा तो 4 8 जा 32 होगा। तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू 8 वर्ष आ जाएगा। तो x क्या माने थे? किसका माने थे? x वर्तमान उम्र यानी रबी का माने, तो रबी का कितना? तो रबी का यहाँ पे 8 वर्ष निकल चुका है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी दोनों को बोला है, तो दोनों यानी रबी का पिता का भी बोला है, तो रबी का पिता का क्या करेंगे? x का मान रख देंगे, x का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो देखिए 3 का 3 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है तो गुना मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। x का वैल्यू यहाँ पे 8 रख देंगे, प्लस में 5 रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा आपका, और उसके बाद प्लस में 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो यहाँ पे 29 हो जाएगा। यही आपका रबी के पिता का उम्र हो जाएगा। चलिए ख़त्म हुआ टोटल क्वेश्चन। अब बाकी अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे। तो अगर ये वीडियो समझ में आया है दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई कमी दिख रहा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।